कहानी का शीर्षक है घी। इस चीज़ को हमने बचपन में अपने गांव में देखा था, खाया भी था। तब से बहुत दिन हो गए। अब हमें इतना भर याद है कि दूध को खटाई से जमा कर दही बनाते हैं। फिर दही को मथने से मक्खन निकलता है और मक्खन को गर्म करने पर जो चिकना द्रव्य पदार्थ प्राप्त है उसे घी कहते हैं। पर यह चीज़ हमें लगभग 15 वर्षों से नजर नहीं आई। वैसे इन सालों में हम घी खाते रहे हैं, पर यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह वही चीज़ है जिससे बचपन में हमारी पहचान हुई थी। शायद वही हो, और समय के साथ उसके रूप और गुण बदल गए हो। जिस होटल में भोजन करते थे उसके साइन बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि शुद्ध घी का प्रयोग ही उस होटल की विशेषता है। अच्छे बड़े अक्षरों में छपे और लिखे विज्ञापन को हम एकदम सच मान लेते हैं। हम 6 मित्र उस होटल में खाना खाते थे। सब एक ही दफ्तर में बाबू थे और एक मकान किराए पर लेकर साथ रहते भी थे। 4 विवाहित थे और 2 अविवाहित। जो अविवाहित थे वे इस बारे में बिल्कुल स्थिर मत थे कि उनकी वंश परंपरा अब आगे नहीं चलेगी। और जो विवाहित थे वे पति क्या थे, अपनी पत्नियों के बच्चों के पिता मात्र थे। इसलिए हम लोग वर्षों से परिवार से वंचित थे और सोचते थे कि कभी परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे। हम लोग सुबह शाम उस होटल में भोजन करते थे। जो रोटियां हमारे सामने लाई जाती उनमें एक चिकनी चमकीली चीज़ चुपड़ी रहती। पूरी रोटी पर बस 5-6 लकीरें होती। होटल का लड़का बड़ी अदा से कटोरी में चम्मच डुबाकर वो चीज़ हमारी दाल में डाल देता। यह घी कहलाता। और कभी हमारे मन में ये नहीं आया कि ये घी नहीं है। लोग तो तरह तरह की अफवाहें उड़ाते थे कि ये चर्बी है, मूंगफली का तेल है, डालडा है, पर हम इन बातों पर कान नहीं धरते थे। निंदक लोग तो संतों तक की निंदा करते हैं। हमें पूरा भरोसा था कि हम घी खाते हैं। भरोसा न करते तो क्या करते। अचानक एक दिन हमारी इस शांति और सुखी जिंदगी में तूफान आ गया। जिस दिन हम होटल में बैठे दिवाकर की राह देख रहे थे, दिवाकर छुट्टी लेकर अपने गांव गया था और उसी दिन लौटकर आया था। थोड़ी देर में वह आया तो उसके हाथ में एक टिन का डब्बा और चम्मच थे। उसकी चाल में आज बड़ी गुर्दा थी, आंखों में उल्लास था और मुख पर गर्व गर्दन एंड रहा था। उसने डब्बा टेबल पर रखा। हमारी आंखों में कुतूहल उभरा तो वह बड़ी लापरवाही से बोला, गांव से शुद्ध घी ले आया हूँ। यहाँ का रद्दी घी खाते खाते तो तबीयत ऊब गई। दिवाकर उस समय हमें दिव्य लगा। वह हमारी नज़रों में बहुत ऊंचा चढ़ गया। वह अनायास ही हम अभागों की टोली से हटकर सौभाग्य के शिखर पर चढ़ गया था। उसके पास शुद्ध घी था। हम सब अपनी हीनता का अनुभव करने लगे। वह एकदम बड़ा हो गया। उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान जाग उठे। कल तक जिस दिवाकर को हम बुद्धू समझते रहे थे वह आज अनायास ही हमारी नज़रों में परम आदरणीय हो गया। हमारा मन हमें कचोटने लगा। एक हम है जो एक कचरा रोज खाते हैं और एक ये दिवाकर है। थोड़ी देर हम उसकी महत्ता से दबे हुए चुप रहे। फिर गणेश ने पूछा, ये बिल्कुल शुद्ध है क्यों दिवाकर?
दिवाकर बड़े विश्वास से बोला, हाँ भाई, आंख के सामने तैयार कराया है। हम फिर दुबक गए। दिवाकर बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या, सूंघ कर देखो ना। हम सब एक साथ उठे और डब्बे के आसपास सिमट कर घी सूंघने के लिए परस्पर नाकें रगड़ने लगे। दिवाकर ने चम्मच से घी निकाला और हमारे हाथों पर थोड़ा थोड़ा लगा दिया। हम इत्र की तरह उसे हाथ पर मलकर सूंघने लगे और एक दूसरे की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखने लगे। दिवाकर की आंखों में इस समय विजेता का गर्व और उल्लास था। बोला, देखा कैसा दानेदार है, अगर फर्श पर फेंक दो तो चावल की तरह बिखर जाए। हम सबने जल्दी ही कहा, वाह। देर करते तो दिवाकर उत्साह में घी को फर्श पर बिखेर कर बदलाने लगता। इसी समय कोने की टेबल के सामने बैठा हुआ एक आदमी बोल उठा, जनाब एक कोई पहचान नहीं है, डालडा में भी दाने बिखर जाते हैं। हम लोगों ने बड़े गुस्से से उसकी ओर देखा। हमें लगा जैसे उसने हमें चांटा मार दिया हो। उस घी पर हम मुक्त थे। वह हमारा आत्मीय हो गया था। उसे हमने मन की श्रद्धा के उच्चतम शिखर पर आसीन किया था। वह हमारा आराध्य सा हो गया था। उसी घी को जब उसने कलंकित किया तो हमें उस समय धार्मिक जोश सा आया और हम लड़ने पर आमादा हो गए। शिवनाथ ने कहा, भाई साहब, ये आपके शहरों का घी नहीं है, गांव से लाया गया है। मिलावट शहरों में ही होती है। वह आदमी बोला, लेकिन साहब, अब शहर वालों ने गांव वालों को भी बेईमानी सिखा दी है। वे भी शहर से डालडा खरीद कर ले जाते हैं और गांव के शुद्ध घी में मिलाकर ले आते हैं। हमने शंकालु नेत्रों से दिवाकर की ओर देखा। हमारे विश्वास पर उस आदमी के तर्क ने बड़ा कठोर प्रहार किया। दिवाकर से अब नहीं रहा गया। वह अपनी जगह से एकदम उठा और एक चम्मच में घी लेकर उस आदमी के मुंह के पास ले गया और बोला, सावधान, 22 पसेरी मत तौलिए साहब, इसे खाकर देखिए। उस आदमी ने सचमुच वह घी खा लिया और सिर नीचा करके उसके स्वाद को परखता हुआ बोला, हाँ, वैसे ये ठीक है। हमारी जीत हुई। हम वर्षों से लदी बाबूगिरी के बोझ को एकदम फेंक कर कॉलेज के लड़कों की तरह हिप हिप हुरे चिल्लाए। थाली हम सामने आ गई। दिवाकर ने बड़ी घृणा से चुपड़ी रोटियों की ओर देखा और अपनी अंगुली को कुछ इस तरह बचाते हुए कि कहीं वे रोटियां चू न जावे, उसने हाथ से संकेत करके नौकर से कहा, ये रोटियां उठा ले जा, दूसरी रोटियां ला। आइंदा मेरी थाली में चुपड़ी रोटियां मत रखना। नौकर वे रोटियां उठा ले गया और सूखी रोटियां लाया। दिवाकर ने उन पर घी छोड़ा, पर हम तो वे रोटियां वापस नहीं कर सकते थे। हम उस समय दिवाकर के सामने बड़े हदते हुए चुपचाप नीचा माथा किए हीनता से दबे छेंबते से उन रोटियों को निगलने लगे। दिवाकर बोला, लो यारो, तुम भी खाओ। उसने चम्मच भर भर कर हमारी रोटियों पर घी डालना शुरू किया और हम उठ उठ कर घी की अगवानी करते हुए बड़ी श्रद्धा से कथा के प्रसाद की तरह उसे छेलने लगे। ऐसा लगता था मानो सागर मंथन के बाद देवतागण अमृत बांट रहे हो। कोने में बैठा वह आदमी भी बड़ी लालसा से देख रहा था, पर हमने इस बात का ख्याल रखा कि उस दानव को कहीं अमृत की एकाध बूंद न मिल जाए। उस दिन हमारे मन में बड़ा द्वंद्व मचा। जैसे जाम्बवत के एक वाक्य ने हनुमान की शक्ति को जगा दिया था, वैसे ही प्रथम बार हमें ये चेतना हुई कि ये होटल वाला हमें चर्बी, तेल या गंदा घी खिलाता है। हमारे मन में विद्रोह जागा। हमें ग्लानि हुई कि हम इतने दिनों से ये मिलावटी घी खा रहे हैं।
उस दिन शाम को हमने होटल के मालिक को घेर लिया और बड़े रोष से कहा, देखिए साहब, आप हम लोगों को मिलावटी घी खिलाते हैं। अब तक हम कुछ नहीं बोले, पर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल से अगर शुद्ध घी नहीं मिला तो हम 5 रुपये कम कर देंगे। वो बोला, बिल्कुल खालिश घी खिलाता हूँ, कौन कहता है कि वो मिलावटी घी है। मैंने कहा, आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे हमने कभी खालिश घी देखा ही नहीं। ये देखिए, खालिश घी इसे कहते हैं। मैंने एक चम्मच घी उसके सामने कर दिया। वो तपाक से बोला, ये खालिश नहीं है, ये मिलावटी है। दिवाकर ने बड़ी उत्तेजना में कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ये खालिश है, 100%। होटल वाला बड़े व्यंग्य से बोला, खालिश घी मिलता कहाँ है? आदमी तक को खालिश मिलता नहीं। हम उसके इस वाक्य से तनिक चकित हुए। हमें चुप देकर वो बोला, मैंने कहा साहब, एक खालिश अच्छा और एक खालिश बुरा आदमी ला दीजिए। जिसे आप ईमानदार समझते हैं वह बेईमान निकल जाता है, और जिसे बेईमान समझते हैं वह ईमानदार निकल जाता है। पुरुषोत्तम ने जरा जोश से कहा, ये बेसिर पैर की बातों से क्या फायदा? हम आपसे फिलॉसफी सीखने नहीं आए हैं। होटल का मालिक उसी तरह हमसे खिलवाड़ करता रहा। बोला, इसमें फिलॉसफी की क्या बात है, यह तो हकीकत है। उसकी इस अजब बकवास से हम भी उस समय हंस दिए। वो समझा मैदान जीत लिया। बोला, अच्छा जी, नमस्ते। हम वहाँ से चल दिए, पर उससे कहते गए कि कल से खालिश घी मिलना चाहिए। हम लोग कमरे में आकर बड़ी देर तक घी की खराबियों पर बातें करते रहे। दिवाकर के विचार सबसे अधिक प्रामाणिक थे। हम लोग जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मिलावटी घी से पेट खराब होता है, भूख मरती है, फेफड़े खराब होते हैं और टीबी हो जाता है, जिससे आदमी मर जाता है और उसे जला देते हैं। तब उसके बीवी बच्चे गली गली मारे मारे फिरते हैं, भीख मांगते हैं। ऐसी विभीषिका आंखों के सामने आई कि हम कांप गए। हमें लगा कि हमें मरने में अब विशेष डर नहीं। इसी समय होटल का नौकर आया और दिवाकर से बोला, बाबू साहब, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। आप कहें तो यहीं आ जाए, या अगर आपको तकलीफ न हो तो। दिवाकर बोला, मैं ही चलता हूँ। हम लोगों ने उसे कुछ ऐसे भाव से विदा किया जैसे पुराने जमाने में राजपूत योद्धा को युद्ध के लिए विदा करते थे। थोड़ी देर बाद दिवाकर लौटा। हम सब आंखें फाड़ उसकी ओर देखते रहे। वो बोला, भाई, बड़ा बदमाश है होटल वाला। कहने लगा, दिवाकर बाबू, आपने तो बड़ी ऊधम मचा दी होटल में। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ शुद्ध घी लाया हूँ, इसमें क्या गलत हो गया? वो बोला कि दिवाकर बाबू माना कि शुद्ध घी है, पर शुद्ध घी से गड़बड़ तो पैदा होती है। बड़ा बदमाश है, हम लोगों ने एक सुर से कहा। दिवाकर बोला, जरा सुनो तो, वो कमबख्त मुझसे कहता है कि आप होटल में बाहर का घी नहीं ला सकते। जो चीज़ यहाँ मिलती है वही खाना होगा आपको। अगर होटल के तमाम 50-60 ग्राहक बगावत करेंगे तो मैं किस किस को समझाऊंगा? हम लोग बड़े गुस्से से बोले, गोया हम लोग ग्राहक नहीं उसके गुलाम हुए। दिवाकर ने कहा, और देखो, मुझे फिर फिलोसफी सिखाने लगा। कहने लगा कि दिवाकर बाबू, शुद्ध चीज दुनिया में जरा मुसीबत लाती है, शुद्ध चीज से दूर ही रहना चाहिए। हम लोग बड़ी देर तक गुमसुम बैठे रहे। दिवाकर ठंडी सांस छोड़कर बोला, बस भाई, अब कल से भोजन में हमारा साथ नहीं होगा। मैं किसी दूसरे होटल से कल से खाना खाऊंगा। अब केवल घी का सवाल नहीं है, मेरी इज्जत का सवाल है। बड़ी रात तक हम लोग विचार करते रहे कि क्या करें। सोचा हम सब होटल छोड़ दे,
पर दूसरे होटल तो बहुत दूर थे, फिर वहाँ भी तो यही मिलेगा। आखिर हमें अपनी असमर्थता मालूम हुई। हमें लगा कि इस होटल से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा जिंदगी भर। पर दिवाकर नहीं माना। दूसरे दिन वह हाथ में डब्बा लेकर शहीदाना गर्व से दूसरे होटल के लिए निकल पड़ा। हम दरवाजे पर खड़े खड़े उसे देखते रहे। जब वह आंखों से ओझल हो गया तब गणेश लंबी सांस छोड़कर बोला, देखा अशुद्ध घी ने शुद्ध घी को कैसा खदेड़ दिया। पुरुषोत्तम को तो इस समय होटल के मालिक की तरह फिलोसोफर हो गया था। बोला, हाँ भाई, जहाँ मिथ्या का राज होगा वहाँ सत्य का इसी प्रकार तो तिरस्कार होगा।